नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत फ्यूचर को शेप और सिक्योर करने में भी दे रहा योगदान। भारत प्रथम देश की विदेश नीति का मूल मंत्र। तीन से 4 अप्रैल तक थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। द्विपक्षीय संबंध में जुड़ेगा नया अध्याय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को दी मंजूरी। कोसी मेची नदी जोड़ने की परियोजना पर लगी मुहर। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी। खरीफ सत्र के लिए पोटाश, फॉस्फेट उर्वरकों पर सब्सिडी को भी मंजूरी। समुद्री मालवहन विधेयक 2024 लोकसभा में चर्चा के बाद पास। 100 साल पुराने कानून में होगा संशोधन। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, यह विधेयक माल भेजने वालों और ढुलाई करने वालों के बीच बेहतर तालमेल कायम करेगा और विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गैर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कल्पऊर्जा के लिए 22,919 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई। इससे युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनमें सबसे बड़ा फैसला है हमारे नौजवानों के लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज बनाने का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक ग्रोथ हुई है। ये ऐतिहासिक ग्रोथ अगर आप नंबर्स में देखना चाहें, प्रोडक्शन 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ा है, 5 टाइम्स 17% CAGR, और एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना। एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बिकम अमंग द टॉप 3 आइटम्स इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। केंद्रीय कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करके एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद मिलेगी और इसके तहत लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स इन द पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर प्रोग्राम, और ये पैसिव कंपोनेंट्स विच आर टुडे अप्रूव्ड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये 22,919 करोड़ का पूरा पैकेज है, कंप्लीट, एंड दिस विल बी ओवर 6 years। बहुत सारे सेक्टर्स सर्व होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर, और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब 1,91,600 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट आएगा 59,350 करोड़ और प्रोडक्शन जनरेट होगा 4.5 लाख करोड़, 4,56,000 करोड़। कैबिनेट में किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 37,216.15 करोड़ रुपए की NBS सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इससे करोड़ों किसानों को फायदा होगा। किसानों के हित के लिए, अन्नदाताओं के हित के लिए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स का प्राइस जो कोविड के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया दुनिया में, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं आने दिया। DAP का प्राइस 1350 रुपए पर 50 kg बैग रहे, इसके लिए भारत सरकार
37,216 करोड़ रुपीस की सब्सिडी का भार सहन करेगी, लेकिन किसानों के ऊपर भार नहीं जाने देगी। इससे बहुत सारे करोड़ों किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस खरीफ सीजन का एस्टीमेट है आपके सामने जो रखा है, 180 लाख मेट्रिक टन का टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन होगा इस खरीफ सीजन में। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोसी नदी के पानी को मेची नदी से जोड़ने के लिए 6,282 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से भारी आर्थिक लाभ होगा और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। बिहार में कोसी रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द एंटायर स्टेट, और कोसी नदी के पानी को मेची रिवर के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 6,282 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ है। कोसी से मेची को जोड़ने से फ्लड का जो एक्स्ट्रा वाटर है दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू रिवर्स। सो दिस इज अ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्लस इरिगेशन बेनिफिट्स, सो ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स and significant disaster management related matters that will come। 2 लाख हेक्टेयर का एडिशनल इरिगेशन पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर 4 लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी। इससे बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बड़े प्रोजेक्ट पे आता हूं। बिहार में है हाईवे का प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट है पटना से सासाराम आरा होते हुए सासाराम को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट। खास बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि 5 नेशनल हाईवेज और 4 स्टेट हाईवेज को ये जोड़ता है। तो इमेजिन कितनी बड़ी ये आर्टरी की तरह बिहेव करेगा ये प्रोजेक्ट। दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंजेशन। प्रोजेक्ट 2 फेजेस में होगा, 4 लेन का है, मोस्टली ग्रीनफील्ड नया प्रोजेक्ट है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया। एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है with effect from 1/1/25। This will be a very big help for all the employees in the government and the pensioners also। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में TV9 नेटवर्क समिट को संबोधित किया। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे को 2 दिवसीय एक कार्यक्रम है जिसमें राजनीति, खेल, सिनेमा और उद्योग जगत की गणमान्य हस्तियां शरीक हैं। पीएम ने अपने संबोधन में वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते दबदबे का जिक्र किया। भारत के आर्थिक विकास की शानदार रफ्तार का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि देश में 1 दशक में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम ने कहा कि विदेश नीति में भारत प्रथम देश का मंत्र बन गया है। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, इक्वी डिस्टेंस की पॉलिसी। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो, इक्वी क्लोजनेस की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी भारत की वैश्विक पहल गिनाई। पीएम ने कहा कि भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा है। पीएम ने वैश्विक नीति निर्धारण में भारत की बढ़ती भागीदारी की भी चर्चा की। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बन रहा है।
इंटरनेशनल योगा डे, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। और ये तो अभी शुरुआत है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बीते एक दशक में आम आदमी का जीवन बेहतर बनाने के लिए हुए फैसलों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि एक दशक पहले लोग जिन समस्याओं से जूझते थे, सरकार ने ठोस कदम उठाकर उनको हल किया है। एक दशक पहले गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था तो माताओं बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था। आज उसी सवाल का जवाब स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था तो चुप्पी साध लेती थी। आज जनधन योजना के कारण 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों की तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानी सिर्फ दशक नहीं बदला, बल्कि लोगों की जिंदगी बदली है। पीएम ने बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधारों और उससे हुए लाभ की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि बैंकों का एनपीए कम हुआ है और लाभ रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना भी पड़ रहा है। जिन लोगों ने जनता को लूटा है उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ईडी को दिन रात गालियां दी जा रही है, ईडी ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापस पहुंचाया जा रहा है जिनसे ये पैसा लूटा गया। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा पर जानकारी देते हुए सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा करेंगे। Prime Minister will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC summit and for an official visit to Thailand from the 3rd to the 4th of April. This will be Prime Minister's 3rd visit to Thailand. In November 2019, he had attended the ASEAN and East Asia Summit that was hosted by
Thailand, and earlier he had been to Bangkok en route to Tokyo in November 2016 when he had gone to pay homage to the late King Rama IX. As you know, India and Thailand have historically warm bilateral relations, shared civilizational, cultural and religious bonds. Thailand is India's maritime neighbor, a valuable partner in our Act East policy and vision for the Indo-Pacific, and also a highly valued partner in BIMSTEC. वहीं प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर श्रीलंका का दौरा करेंगे। Following the BIMSTEC summit in Bangkok, Prime Minister will travel to Sri Lanka from 4th to 6th April for a state visit on the invitation of President Anura Kumara Dissanayake of Sri Lanka. You would all recall that President Dissanayake had visited New Delhi in December of 2024 on his first overseas visit after taking office as president. And now Prime Minister Modi is returning this visit by becoming the first foreign leader to be hosted by President Dissanayake in his capacity as President of Sri Lanka. म्यांमार थाईलैंड भूकंप को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि म्यांमार में हुए नुकसान की रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। साथ ही कहा कि भारत पड़ोस में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला देश है। We are currently analyzing the reports related to damage primarily in Myanmar. We are in touch with the official authorities in Myanmar and are also looking at the exact requirements in terms of the assistance and relief material that might be required. You're aware that India has always been a first responder, especially in its neighborhood, whenever these kinds of natural disasters have taken place. लोकसभा में समुद्री मालवहन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। ये विधेयक कानून का रूप लेने के बाद समुद्र द्वारा मालवहन अधिनियम 1925 की जगह लेगा। नए विधेयक में भारत में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। विधेयक के प्रावधानों को लेकर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 माल भेजने वालों और ढुलाई करने वालों के बीच बेहतर तालमेल कायम करेगा और विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। ये विधेयक कानून का रूप लेने के बाद समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम 1925 की जगह लेगा। मंत्री ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि ये विधेयक 100 साल पुराने और स्वतंत्रता पूर्व के अधिनियम की जगह लेगा। उन्होंने इस विधेयक को औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने की दिशा में उठाया गया एक कदम बताया है। ये जो बिल लाया गया है, आप सबको मालूम है, प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है। 100 साल पहले ब्रिटिश ने इसको रचना की थी और आज हमारी देश स्वतंत्र एक देश है। भारत स्वतंत्र एक राष्ट्र है। तो देशवासियों का ही अपेक्षा है कि हमारी स्वतंत्र कानून व्यवस्था बने। सोनोवाल ने कहा कि विधेयक भारत के कानून को सरल और प्रभावी बनाता है। ये माल भेजने वालों और माल ढुलाई करने वालों के बीच बेहतर तालमेल और कहीं अधिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में ये सुनिश्चित किया गया है कि माल ढुलाई करने वाले पोत अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि माल सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भारत का 95% ट्रांसपोर्ट जलमार्गों से होता है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि देश में वैश्विक स्तर पर जलमार्गों का निर्माण हो, जिससे भारतीय व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने में आसानी हो। आज आप सबको मालूम है कि पोर्ट शिपिंग वाटरवेज
This is the largest transporter of the country. 95% by volume and 70% by value. That is the EXIM cargo transportation performed by this ministry. And that is why, to make our country more competitive globally, we'll have to bring transformation through reforms. That is why this legislative reforms has been brought to the August House. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार ने साइबर हमलों से निपटने के लिए व्यापक तकनीकी और कानूनी उपाय किए हैं। वैष्णव ने बताया कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता भी पैदा कर रही है। कानूनी मोर्चे पर संसद ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया है और मौजूदा आईटी कानूनों में प्रावधानों को भी मजबूत किया है। इसके अलावा नए भारतीय न्याय संहिता अधिनियम में साइबर अपराधियों के लिए दंड के प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी पक्ष पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C बनाया है और इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने बताया कि भारत के पास एक मजबूत साइबर सुरक्षा नीति है और इसे बहुत सावधानी से लागू किया जा रहा है और यही वजह है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 30 से 40 से सुधरकर अब शीर्ष 10 में आ गई है। साइबर अटैक्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को किस तरह से फेस करें, इसके लिए सरकार ने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल, टेक्निकल और अवेयरनेस के माध्यम से सभी नागरिकों को इसके लिए तैयार करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, लीगल तरीके से काम करने के लिए पहले तो एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सदन से पास हुआ है और उससे बहुत बड़े अच्छे प्रावधान आए। कई तरह के जो आईटी एक्ट के अंदर प्रावधान है उनको मजबूत किया गया है। साथ ही साथ जो भारत की नई न्याय संहिता बनी है उसमें भी नए प्रावधान किए गए, जिसमें साइबर क्राइम्स को, जहां पर भी साइबर क्रिमिनल्स कुछ अटेम्प्ट करते हैं उनके ऊपर बड़ा पनिशमेंट हो, वो व्यवस्था की गई है सेक्शन 111। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद दिल्ली विधानसभा में मुस्तफाबाद के नाम को बदलकर शिव विहार रखने का प्रस्ताव तकनीकी कारणों से विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका। मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि अब विधानसभा के अगले सत्र में इसे पटल पर रखा जाएगा। मोहन सिंह बिष्ट से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार रखने का प्रस्ताव अभी थोड़ा पीछे रह गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और मुस्तफाबाद के विधायक मौजूद हैं। सर, ये प्रस्ताव थोड़ा सा पीछे चला गया, इसकी वजह क्या है? नहीं, उसमें कुछ टेक्निकल खामियां थी। टेक्निकल खामियों की वजह से इसको लाया गया था। वैसे मेरे अनुसार इसको 89 के तहत में इस प्रस्ताव को लाया, लेकिन आज ये पीछे खामियां मुझे बताई नहीं और वो प्राइवेट मेंबर डे के अंदर उन्होंने इस प्रकार से प्रस्ताव को लगा दिया और जब मैं उसमें चर्चा करने के लिए तैयार हुआ तो कुछ खामियों की वजह से इसको रोका गया है। निश्चित रूप से प्रस्ताव दोबारा आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, ये मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार रखने के पीछे की सच्चाई क्या है? सर, वहाँ के लोगों की डिमांड है। जो व्यक्ति वहाँ 2008 में विधायक हो
2025 में फिर वहां से चुनाव लड़के आया हो, तो लोगों की डिमांड थी कि मुस्तफाबाद के नाम को बदल करके सिर्फ बिहार कर दिया जाए। और निश्चित रूप से हमारी इच्छा भी है, स्पष्ट हम भी हैं, हमने कहा नाम जरूर रखेंगे, प्रस्ताव जरूर लेके आएंगे। विपक्षी पार्टी जोर जोर से कह रही है, तुष्टीकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तो उनसे पूछ लिए तुष्टीकरण का मतलब क्या। तुष्टीकरण तो उन्होंने पिछली बार भी किया, जब डेवलपमेंट के लिए हमको बजट नहीं देते थे, बजट को रोका जाता था। मैं दिल्ली का एक ऐसा एमएलए था जिसको अनऑथराइज कॉलोनीज के नाम से 1 रुपये का बजट नहीं दिया गया। और हम तुष्टीकरण नहीं का, हम संतुष्टीकरण करेंगे। हम वहाँ यदि हिंदू बस्ती में काम करेंगे तो मुस्लिम बस्ती में भी करेंगे। और अभी आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद मैं राजीव गांधी नगर, जो टोटली मुस्लिम बस्ती है, वहाँ सड़कें बनाने का काम भी कर रहा हूँ, पीने की पानी की लाइन डाल रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ। बस सर एक आखिरी सवाल आपसे, ये प्रस्ताव अब दोबारा कब आएगा? नहीं, अब तो अगला जो सेशन होगा उसमें इसमें लाने का प्रयास करूंगा। तो ये थे हमारे साथ मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट। कैमरामैन मोंटी कुमार सिंह के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज, दिल्ली। एक और छोटा सा ब्रेक। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assamti. The saga will continue for many more centuries to come. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विदेशों में भारतीय लोकतंत्र के दुष्प्रचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल पर हमला बोला। उन्होंने इसे भारत बदनाम करो मंडली का नाम दिया। गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत बदनाम करो मंडली के अध्यापक का दर्जा देते हुए कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत में लोकतंत्र नहीं होने की बात का दुष्प्रचार करते हैं। मैंने इनको नाम दिया भारत बदनाम करो मंडली, इनके अध्यापक राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी भी जब विदेशी धरती पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र जीवित नहीं है। वो कहते हैं जो हमारे सिख भाई हैं, जिनका सबसे ज्यादा आदर हम लोग करते हैं, वो लोग पगड़ी और कड़ा भारत में नहीं पहन सकते, जो सरासर झूठ है। वो कहते हैं कि भारत की स्थिति यह है कि और जो बड़े देश हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए हमारे अंदरूनी मामलों में। ये सब उन्होंने विदेशी धरती पे कहा है। और इसी क्रम में ममता बनर्जी ने भी आज यही बात कही। और दूसरी बात, वहां के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने ही आईना दिखाया ममता बनर्जी को। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।